हे एवरीवन। सो ये है पैट 2021 का सेकंड शिफ्ट का बी बुकलेट का पेपर। ठीक है, इस पेपर में मेरे सामने ये पेपर है। कुछ ही दिनों में, जैसा कि आप जानते हैं, आपके सामने पैट का एग्ज़ाम है। कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम है। तो अभी तक मेरी उम्मीद है कि जो पढ़ने वाले होंगे, जिसने पढ़ा होगा सही से, उसने पढ़ लिया होगा अपना। तो 3-4 दिन मेनली क्या होता है, थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस कर लीजिए और रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इससे अब जिसके नंबर जितने आने थे उतने ही आएंगे। 1-2 का फ़र्क पड़ सकता है, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और मेरा मानना ये है कि हमेशा पढ़ने वाले के नंबर अच्छे नहीं आते, क्योंकि हार्ड वर्क जो होता है, हार्ड वर्क ये हमेशा कम होता है स्मार्ट वर्क से। यानी कि अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो आप हमेशा ज़्यादा अच्छे नंबर लाएंगे। और ये भी है कि हमेशा ज़्यादा पढ़ने वाला ज़्यादा नंबर इसलिए भी नहीं ला पाता क्योंकि उसको एप्लीकेशन उसका नहीं पता होता। थ्योरी पता है उसको, उसने पढ़ा है, उसने सब रटा हुआ है, सब पता है, लेकिन जो मेन एप्लीकेशन होगा, यानी कि अप्लाई करनी होगी नॉलेज, तो वो हम देखते हैं। और जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, ये मेनली मेरे खुद के एक्सपीरियंस से हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और दूसरी बात, ये आपकी मेनली अप्लाई होगी जीएस में। और पैट में हम जानते हैं कि 50 नंबर का आपका मोटा मोटा सारा जोड़ के जीएस आ जाता है। तो ये मेनली आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। मैथ वगैरह क्या, ये टिप्स एंड ट्रिक्स सभी आपको बताते हैं, तो इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। तो अभी हम सीधा अपना डायरेक्ट पहुंचते हैं जहाँ पे ये चालू होता है, यहाँ से। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 से, क्वेश्चन नंबर 11 में अगर आप सीधा सीधा देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें न ट्रिक लगानी है न कुछ लगाना है। सीधा सीधा हमें जब अर्ली मॉडर्न इंडिया पढ़ाई जाती है, अर्ली मतलब प्रारंभिक अपना जो आधुनिक भारत पढ़ाया जाता है, उसमें 2 युद्ध पढ़ाए जाते हैं। एक 57 वाला बैटल ऑफ प्लासी और एक 64 वाला 1764 वाला बैटल ऑफ बक्सर। तो सिराजुद्दौला बहुत फेमस स्टोरी है, सब पता ही होना चाहिए आपको। तो ये प्लासी, जैसे ये सिंपल सा क्वेश्चन आ गया प्लासी। अब ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 अगर हम देखें तो इसमें है कि हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था। हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अगर आपको याद हो, बहुत फेमस था। झांसी की रानी को भी अपनी सीट इसीलिए गंवानी पड़ी क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं था। गोद लेने की प्रथा किसने बदली थी, इसमें इसके नए नियम कानून कौन लेके आया था। तो हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था, ये था डलहौजी। बहुत सारे बच्चों को ये गलत फहमी हो जाती है कि डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेके आया, हड़प नीति लेकर, लेकिन ऐसा नहीं है। लॉर्ड डलहौजी ने उसको इम्प्लीमेंट बहुत बड़े स्तर पे किया, बहुत बड़ा समर्थक था उसको, लेकिन जो हड़प नीति थी वो पहले से भी लागू थी। ठीक है, अब ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, आज सिर्फ हमारे कॉमन सेंस से लगते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। अब आप ये बताइए, जैसे ये 4 ऑप्शन दिए, ठीक है, आपको चारों नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, और उनमें से ये लगाना है। लेकिन मेरा ये मानना है, अगर किसी बच्चे ने थोड़ा सा भी पढ़ा है, थोड़ा भी वो जनरल नॉलेज रखता है, तो उसको ये पता होगा कि इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। तो यहाँ से हमको सीधा सीधा आंसर मिलता है कि ए का जो होगा वो तो 2 मैच होगा। क्यों, इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। ठीक है, ये आ गया ए का 2। अब ये देखो ए का 2 किस ऑप्शन में है, और हमें कुछ आता हो ना आता हो कोई मतलब, देखो इसमें ए का 4 है ए ऑप्शन में, तो ये तो देखो गलत हो गया। बी का ए का 3 है इसमें बी ऑप्शन में, ये भी गलत हो गया। और सी का 2 है, ठीक है, सी का मतलब सी ऑप्शन में ए का 2 है, तो ए का 2 यहाँ पे देखो हमें यही चाहिए था। और डी ऑप्शन में ए का 1 है, तो ये भी गलत हो गया। हमारा सिर्फ एक ऑप्शन बचा, ये देखो। हमको चारों पता होने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है चारों पता होने की। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जैसे हमें नॉर्मल सा, अगर थोड़ा सा भी, मैंने क्या कहा, उनके लिए ट्रिक्स काम करती हैं जो थोड़े पढ़े हो, पर थोड़ा भी उन्होंने पढ़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस ने, सीधी सी इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे सीधा सीधा मिल रहा है। और ए का 2 आ गया, हमने ऑप्शन को 3 एलिमिनेट हो गई, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, तीनों गलत हो गए। अब हमारा सिर्फ क्या बचा, हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी बचा। तो हमने ऑप्शन सी सही मान लिया, हमको ये भी नहीं पता कि कोई सही हो या ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 अगर हम देखें कि इंडिका के लेखक कौन है, बचपन से पढ़ाया जाता है, कक्षा 6-7 में भी आपको सबको पढ़ाएगा वो, मतलब मुझे लगता है अगर कोई बच्चा सीरियसली तैयारी करता है तो ये उसको आना चाहिए। तो इंडिका किसकी है, मेगास्थनीज की, मेगास्थनीज की इंडिका। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, तो मेगास्थनीज की क्या है, इंडिका। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, जैसे
इनमें से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी संगठन में सम्मिलित था। ठीक है, अब काकोरी सम्मेलन, काकोरी, पहली बात तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए था, लेकिन अगर जैसे आपको नहीं पता है तो फिर थोड़ा सा गेस वर्क लगा सकते हैं, गेस वर्क लेकिन लगाने के लिए भी आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए इधर उधर की। देखो कैसे, गदर पार्टी, देखो काकोरी कांड ये तो पता होगा सबको कि काकोरी कहाँ पे, काकोरी यूपी में है। ठीक है, तो मतलब जो भी पार्टी होगी वो सम्मिलित कहाँ से, वो रिलेटेड कहाँ से होगी, यूपी से। ठीक है, यूपी से। अब इसके बाद ये गदर पार्टी, जैसे है गदर पार्टी मेनली अगर आपने पढ़ा हो थोड़ा, जिसने सही से पढ़ी उसको पता होगा कि ये मेनली यूएसए में ऑपरेट करती थी। तो अगर यूएसए में काम करती थी गदर पार्टी तो यूपी में तो कोई इसका मतलब ही नहीं है, क्योंकि यूपी यूएसए कहाँ अलग अलग। ठीक है, अब आ जाओ अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति भी अगर जिसने भी थोड़ा पढ़ा हो उसको पता होगा कि अनुशीलन समिति मेनली काम करती थी बंगाल के साइड। ठीक है, मतलब पश्चिम बंगाल जो आज का है और बांग्लादेश जो है, इस एरिया में अपना पूरा काम करती थी। तो ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन सी गलत। ठीक है, 2 ऑप्शन चले गए, अब इन 2 में से एक हुआ। अब आ जाओ अभिनव भारत। अभिनव भारत ग्रुप था, ये मेनली आपको पता होगा कि ये मेनली काम करता था कि बॉम्बे वाले एरिया में और बंगाल वाले एरिया में। ठीक है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता, और इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, HRA, जिसका नाम बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया था, भगत सिंह के, क्या भगत सिंह इसी से जुड़े हुए थे। ठीक है, मैं मानता हूँ ये 19वां क्वेश्चन थोड़ा कठिन था, लेकिन हाँ अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता था, लेकिन अगर आपको अदर नॉलेज है तो ये उससे हो जाएगा। गदर पार्टी यूएसए में ऑपरेट करती थी, अनुशीलन समिति ये बंगाल की थी, अभिनव भारत ये मेनली बॉम्बे और उस एरिया में काम करता था, इसीलिए बचा क्या ऑप्शन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इधर उधर की भी नॉलेज लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, कुल मिला के आंसर आना चाहिए। ये नहीं आपको क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन आपको वो आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे और क्वेश्चन अगर मैं देखें, और क्वेश्चन ऐसे, चलिए ऐसे क्वेश्चन ढूंढते हैं जिसमें हमको ट्रिक वगैरह कुछ लग सकती है। देखिए अब जैसे इसमें क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कितना इंटरेस्टिंग और कितना नॉलेज वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें क्या पूछा है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। अब सबसे पहले आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब जैसे एक था ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था कि हमारा खाद्यान्न बढ़ाया गया था, फूड ग्रेन्स की मात्रा बढ़ाई गई थी उनकी पैदावार ज़्यादा करने के लिए। और इसी प्रकार व्हाइट रेवोल्यूशन में क्या था कि जो दूध है, गाय भैंसों की जो किस्में हों वो अच्छी हों, जिससे हमारा दूध का उत्पादन बढ़े। तो व्हाइट रेवोल्यूशन या फिर श्वेत क्रांति किसके लिए थी, ये दूध से संबंधित थी। ठीक है, दूध से संबंधित थी। अब इसमें सबको पता होता है कि नॉर्मन एडबर्ग और MS स्वामीनाथन ये किससे संबंधित है, ये है हरित क्रांति से संबंधित। ठीक है, ये दोनों महानुभाव जो हैं ये हरित क्रांति से संबंधित हैं। और इसी प्रकार बलवंत राय मेहता किससे संबंधित हैं, ये अपने संबंधित हैं पंचायती राज से। ठीक है, पंचायती राज, तो ये 3 तो हो ही नहीं सकती। ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन सी, यहाँ पे ऑप्शन सी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन भाई साहब ये अपने कौन थे, ये श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं भारत में। ठीक है, ये इन्होंने कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से भी बहुत जुड़े हुए थे। ये जो आप अमूल देखते हैं, जो गुजरात में आज अमूल है अपना अमूल, ये उससे भी जुड़े हुए थे। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 31 आ जाओ, प्योरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, प्योर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। अब इसमें क्या पूछा है कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, मतलब इनमें से भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। जैसे पहला, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ये तो है। आप एक बता जाइए, हमारा कहते नहीं है, सब पढ़ते हैं, पहली लाइन पढ़ाई जाती है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे ज़्यादा बड़ा लिखा हुआ संविधान है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। तो भाई रिटर्न तो है यार, तो ये तो विशेषता है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। आप एक बात बताइए, हमारे यहाँ न्याय देने वाली अलग संस्था है, कानून बनाने वाली अलग और कानून को लागू करने वाली अलग। हाँ, तो संस्था है भाई हमारे यहाँ, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, ये हमारे संविधान की विशेषता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब उसके बाद कमिटेड जुडिशरी, ये इसका मतलब है कि जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन से कमिटेड है कि नहीं है, मतलब जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन से और लोगों के
फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करने के लिए कमिटेड होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी से कमिटेड नहीं होनी चाहिए। तो ये भी हमारे यहाँ है, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स का हाईएस्ट गार्डियन कौन है, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, तो कमिटेड है। क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, ये देखिए ये यहाँ पे फंसाने वाला पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 4, हमारा देश क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे देश का प्रैक्टिकल में, लेकिन ये जो क्वासी फेडरल वाली बात है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी लिखी नहीं गई है। यहाँ फेडरल वर्ड भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं यूज किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड यूज किया गया यूनियन, ठीक है, यूनियन। इसलिए ये हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 31 का हो जाएगा डी, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर। इसी प्रकार भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। अगर देखो जो हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स थे ना 1991 के सुधार कौन से थे, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिससे हमारे देश की जो बहुत आर्थिक स्थिति खराब थी उसको सुधारा जा सका। तो इसका एलपीजी रिफॉर्म्स का श्रेय दिया जाता है मनमोहन सिंह को, लेकिन हमको मेनली ये बात याद रखनी है कि जो मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह हमारे देश के वित्त मंत्री थे, प्रधानमंत्री नहीं थे। प्रधानमंत्री थे 1991 में पीवी नरसिम्हा राव, कांग्रेस की गठबंधन की सरकार चल रही थी, तो उस टाइम पीवी नरसिम्हा राव थे हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। मनमोहन सिंह नहीं थे। मनमोहन सिंह कब से थे, मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 तक 10 सालों के लिए यूपीए 1 यूपीए 2 की गवर्नमेंट में थे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में देखो, अब यहाँ पे आ जाओ, देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहता है, भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है, आर्थिक न्याय, ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस टू इंडियन सिटीजन्स। अब इसमें सीधा सीधा आप ये समझिए, जब हमें फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, बेसिक स्टार्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे देखो फंडामेंटल ड्यूटी है जैसे, तो यहाँ पे जस्टिस की बात कर रहा है, तो जस्टिस क्या है, जस्टिस आपको कोई देगा या फिर जस्टिस आप मांग सकते हो, ये एक तरह का क्या है, ये राइट हो गया। अब यहाँ पे जैसे ऑप्शन सी दिया हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ड्यूटी और राइट तो बिल्कुल अपोजिट चीज़ें, ये तो मिल ही नहीं रही, तो ये ऑप्शन सी तो देखो अपने पास गलत हो गया। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आप ये देखिए आपके पास दो नन ऑफ द एबव, तो मान लो लगभग 99% केसेज में नहीं होता है, तो मतलब ये हो भी सकता है, लेकिन मान लीजिए एक सेकंड के लिए ये छोड़ो, तो हम 50-50 पे फिर भी आ गए। हम अगर गैस भी करेंगे तो हमको कुछ नहीं आता था, हम 0% से 50% पर तो पहुंच ही गए। तो इकोनॉमिक जस्टिस, अब एक ये हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट हमारे क्या होते हैं, ये हमको देते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस की एक आदमी एक वोट, या फिर सब समाज में बराबर होंगे, तो पॉलिटिकली कौन देता है, ये फंडामेंटल राइट। लेकिन जो इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल जस्टिस की बात आती है, ये हमको मिलता है डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये हमको क्या प्रदान करते हैं, आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। अब यहाँ पे इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं आपसे क्या कहूँगा, ये ज़्यादातर क्वेश्चन आप अगर थोड़ा सा पढ़े होंगे, देखिए टिप्स और ट्रिक, चाहे मैथ हो चाहे जनरल नॉलेज हो, किसी में कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स, मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई भी मतलब सिर्फ ये करके लगा देगा। पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जो पढ़ा होगा वो टिप्स एंड ट्रिक लगा देगा। टिप्स एंड ट्रिक कुछ नहीं होती, ये बस शॉर्टकट्स होते हैं। जैसे एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड में अब जैसे मैंने ये बताया 31 वाला, तो इसमें आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं नॉर्मल एग्जांपल देख के, ठीक है। और जैसे अभी यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, इन क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 देखें तो इसमें जिसने पढ़ा होगा, जिसने सुना भी होगा कि इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस, तो वो कर देगा, क्योंकि यहाँ पे आप सीधा सीधा देखिए सिर्फ एक ऑप्शन मिल रहा है। मुझको सिर्फ ये पता था कि इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई और मेरा काम हो गया। मुझको इन 3 के बारे में कोई आइडिया नहीं था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऑप्शन सी मेरा अपने आप सही हो गया। ऐसे एलिमिनेशन के क्वेश्चन कम से कम, अगर मैं कम से कम की बात भी करूँ तो कम से कम 15-20 आपको पेपर में मिलेंगे, और किस्मत अच्छी तो और भी मिल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अब यहाँ पे गणित चालू हो गया, ठीक है। और अच्छा, जैसे मैं एक ट्रिक और बताता हूँ आपको, एक ट्रिक पैसेज करने की। जैसे यहाँ पे ये पैसेज आ गया, ठीक है, चाहे इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का। पहले मैं इंग्लिश का बताऊँ, जैसे ये पैसेज है, कुछ लोग क्या करते हैं सीधा डायरेक्ट पैसेज पढ़ना चालू, ये अंडरलाइन कर लिया। तो मैं थोड़ा उल्टा करता हूँ, ये नहीं करना चाहिए आपको। पहले आप पढ़ो क्वेश्चन,
क्वेश्चन पे आई, और क्वेश्चन पे आने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा मैंने, द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ द बेड बिकॉज। इसका मतलब मुझे ये पता लगे मुझको वो लाइन पकड़नी है जहाँ पे ये लिखा हो, ये शब्द लिखा हो। तो इसका मतलब वो लाइन मैं ध्यान से पढ़ूंगा और एक ही बार में क्लिक कर जाएगा, मुझको पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ आंखों से जल्दी जल्दी देखो इसमें कहाँ पे लिखा हुआ है कि द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बिकॉज। ठीक है, इस प्रकार अगर हम पैराग्राफ चाहे इंग्लिश का हो हिंदी का हो, पहले हमको क्या पढ़ना है, क्वेश्चन, उसके बाद ऑप्शन और फिर पैराग्राफ देखना है जाके, क्योंकि देखो टाइम की प्रॉब्लम है, टाइम बहुत होता है। लेकिन अगर आप ये पढ़ेंगे इसमें दिमाग खराब होता है, इतना बड़ा पैसेज पढ़ो, कौन पढ़े, दिमाग खराब होता है। और अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे बाद में पैसेज पढ़ेंगे तो इससे आप कभी चूकेंगे नहीं। ठीक है, ये मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ऐसा, लेकिन मैं फॉलो करता हूँ तो बता रहा हूँ, मेरे लिए हमेशा वर्क की ये चीज़, तो आपके लिए भी वर्क की है। अब जैसे आप यहाँ पे ये बताइए, ये आप देखिए हिंदी का पैराग्राफ इतना बड़ा दिया है इन्होंने, यहाँ तो पीडीएफ में छोटा लग रहा है लेकिन रियल में आता है तो पूरे पेज का पैराग्राफ हो जाता है। अब इतना बड़ा पैराग्राफ आखिर कौन पढ़े कि तो किसको टाइम है, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से क्या बताया है। अब ये आप देखिए, क्वेश्चन पढ़ लिया, अब हमने ये पढ़ लिया, मोटा मोटा हमें आइडिया लग गया पैसेज किसके बारे में। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इस पैराग्राफ में ढूंढो, क्योंकि मुख्य रूप से जैसे क्वेश्चन है लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है, तो यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो मेन रूप हमें ये पता लग जाएगा कि हमें आंसर किस चीज़ का देना है। अगर हमें क्वेश्चन पता रहेगा तो हम आंसर आसानी से ढूंढ पाएंगे। डायरेक्ट पैसेज पे जाना मुझे नहीं लगता कि ये सही आइडिया है। ठीक है, इसी प्रकार आप ये अगर आ जाएं, ये देखिए उससे भी बड़ा, ये तो छोटा पैराग्राफ था, ये देखिए यहाँ से चालू हुआ, पूरी महाभारत इन्होंने एक ही पैराग्राफ में लिख दी। अब इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ो, यहाँ से तुम पढ़ना चालू करोगे, यहाँ पे आओगे आधा भूलोगे, यहाँ पे आओगे पूरा, यहाँ आके गोल, यहाँ समझ में नहीं आएगा पढ़ा क्या था, कि विधाचार रचित था कि और कोई रचित था। तो इसका सबसे अच्छा उपाय क्या है, सीधा क्वेश्चन पकड़ो, पहले क्वेश्चन देखो, 5 क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन पढ़ो, पहला क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया है, वैज्ञानिक दृष्टि की अपेक्षाकृत अभाव होता है, ये 4 ऑप्शन देके इसमें सीधा सीधा यहाँ उठाओ। अब यहाँ पे पैराग्राफ में क्वेश्चन पढ़ोगे, क्यों, क्वेश्चन तो एक ही एक लाइन के होंगे, तो आंखों से देखते जाओ, तुरंत पढ़ते जाओ, देखते जाओ, पहले क्वेश्चन देखो कोई भी पैराग्राफ हो। ठीक है, तो मेन ट्रिक यही है कि पैराग्राफ के क्वेश्चन अगर आप सही करने, बिना गलती के करने, पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद पैराग्राफ में उसका आंसर ढूंढो और फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ो। दोबारा पढ़ लोगे तो 1 2 3 4 5 के 5 क्वेश्चन सही, आपके 5 नंबर कंफर्म। इसी प्रकार अब जैसे मैथ में कुछ लोगों ने लास्ट ईयर मैंने देखा काफ़ी अच्छे बच्चे थे, लेकिन उन्होंने भी इसमें ग्राफ में गलती की। ग्राफ में मेनली गलती वो लोग इसलिए करते हैं, वो मैच नहीं कर पाते कौन सा कहाँ पे जा रहा है, डाटा में प्रॉब्लम होती है। जैसे यहाँ पे ऐसे अंदाज़ा एक लगा लिया करो और तुलना। ठीक है, कोई भी ग्राफ करने के लिए आपको सिर्फ 3-4 चीज़ें आनी चाहिए। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी मेनली आपको किससे आ जाएगा, परसेंटेज से। परसेंटेज मस्ट है, रेशियो आना चाहिए आपको। ये 2 चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आपके 90% पैसेज हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। तो मेनली जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बता पाया हूँ, तो बस इसी नोट पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपका पेट का एग्ज़ाम अच्छा जगह जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।